स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का शॉर्ट रिवीजन देखेंगे और इसके बाद मैं आपको हर चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन दूंगा। हम लोग अपनी केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स वन शॉर्ट रिवीजन की हेल्प से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स के जो नोट्स हैं वो मैंने एज अ शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप अपने चैनल से इस वजह से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन की हेल्प से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के। वहाँ मैंने पार्ट ABCD करके डाल रखे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स, हम लोग विटामिन्स की स्टडी करेंगे। हम लोग न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, ये मेन 4 टॉपिक्स रहेंगे अंडर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। बेटा, इसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल ग्लूकोज को लेके चलते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। बेटा, ग्लूकोज के इन 6 कार्बन में से एक कार्बन CHO के फॉर्म में रहता है, एल्डिहाइड के फॉर्म में रहता है। अदर 5 जो कार्बन हैं उन पर OH ग्रुप रहता है। OH, फंक्शनल ग्रुप OH। यहां विशेष ध्यान देना, अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो लास्ट के 2 कार्बन एटम्स हैं इन पर राइट साइड OH ग्रुप प्रेजेंट है, तब इसे डी ग्लूकोज कहते हैं। राइट साइड, दोनों ही कार्बन पर जो OH है अगर वो राइट साइड है तो वो डी ग्लूकोज पढ़ा जाएगा। अगर इस वाले OH को हम लोग लेफ्ट साइड रख दें तो ये एल ग्लूकोज होगा। इस बात को मैंने यहां समझा दिया वैसे ही कि दोनों ही कार्बन पर अगर राइट साइड OH है, पूरा स्ट्रक्चर होगा ग्लूकोज का भी अपन देखेंगे, लेकिन राइट साइड अगर OH है तो वो डी ग्लूकोज है। लेकिन एक ग्लूकोज, इस ग्लूकोज पर जो एक OH है वो राइट पर है, लेकिन ये वाला OH लेफ्ट पर है। यहां लेफ्ट पर होने से ये एल ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, यहां पर ये कार्बन है, यहां OH है और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में है। अब आप इस सेकंड कार्बन से राइट साइड OH लें, फिर लेफ्ट लें और फिर राइट रखें। हमने यहां फिर आपको एक बात बतानी है कि ये जो OH है अगर वो राइट साइड है तो डी ग्लूकोज है, ये OH अगर इधर आ जाए तो एल ग्लूकोज बन जाएगा। बेटा, इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं है, 1 2 3, इसलिए एक H, यहां पर भी वही हाल है इसलिए H, यहां भी एक H। देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। इस पर भी अभी एक की कमी है तो H, और यहां 2 की कमी है तो CH2। ये है ग्लूकोज, ये है डी ग्लूकोज। मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार, अगर इस OH को इधर रख देंगे तो एल ग्लूकोज बन जाएगा। स्ट्रक्चर यही रहेगा। डी और एल को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर दोनों OH राइट पोजीशन पर है तो वो डी ग्लूकोज है। ये वाला सेकंड नंबर का जो नीचे से सेकंड ग्रुप का है कार्बन है, जो ये वाला OH अगर इधर है तो वो एल ग्लूकोज है। बेटा, अब आप देखिए, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इस ग्लूकोज में आप क्या देख रहे हैं? इस ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप है और मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मैनी हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 मींस पॉलीहाइड्रोक्सी। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें मैनी OH ग्रुप हैं, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स।
सिमिलरली अगर हम लोग फ्रक्टोज का फॉर्मूला सीखें तो फ्रक्टोज में भी C6H12O6 होता है और उस फ्रक्टोज में एल्डिहाइड के प्लेस पर कीटोन ग्रुप होता है, वहां सेकंड नंबर के कार्बन पर कीटोन ग्रुप रहता है, ऐसे ही OH रहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स और मेनी OH ग्रुप्स एंड साथ में या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोल देंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। या ऐसे कंपाउंड्स जिनके हाइड्रोलाइसिस पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। लाइक एक एग्जांपल, एक कंपाउंड है X के हाइड्रोलाइसिस पर मैनी ग्लूकोज बने या X के हाइड्रोलाइसिस पर मैनी फ्रक्टोज बने, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होगा, मैनी फ्रक्टोज फॉर्म हुए, यहां सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा, तो अब ये जो X कंपाउंड है वो कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि इसमें मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और साथ में क्या है, कीटोन ग्रुप होगा। और ये X कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये X कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस पर प्रोड्यूस कर रहा है मैनी ग्लूकोज या मैनी फ्रक्टोज, तो ये X भी हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। या ऐसे कंपाउंड्स जिनके हाइड्रोलाइसिस पर ये प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये CHO जो एल्डिहाइड है, हम अगर इस CHO ग्रुप को ऐसे लिख दें तब भी ये ग्लूकोज है। मेरे बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्म है यहां पर आपके सामने, वो अभी कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। अगर आप इस OH को इस साइड रख दें, H को यहां रख दें, तो ये L ग्लूकोज बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस OH को आप यहां से हटा करके इस कार्बन पर जोड़ दें, राइट साइड पर इस कार्बन पर, और इसके जो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ा गया था, अब उस ऑक्सीजन को एक साइड उस कार्बन से और एक साइड इधर जोड़ दें, तो बेटा ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा, इस OH को आपने, इस डी ग्लूकोज के इस OH को, डी ग्लूकोज के इस OH को आपने यहां रख दिया और इसके कार्बन के ऑक्सीजन को एक साइड वन बॉन्ड से इधर और इधर बॉन्डेड कर दिया, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। लेकिन अगर इस OH को आप राइट साइड की पोजीशन पर शिफ्ट ना करते, इधर लेफ्ट साइड पर अरेंज कर देते, देन ये बीटा डी ग्लूकोज होता। मेरे बच्चों को यहां पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्लियर हो गया होगा। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्लासिफिकेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट में अगर कुछ टेस्ट रख रहे हैं तो वो शुगर्स हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं है तो नॉन शुगर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर भी होते हैं, नॉन शुगर भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिन सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं
तो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, शुगर एंड नॉन शुगर आपने देखा। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड, अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस करेगा फेलिंग सॉल्यूशन को, रिड्यूस करेगा टॉलेंस रिएजेंट को। बेटा कार्बोहाइड्रेट का एक और क्लासिफिकेशन है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पर मेनी मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करते हैं आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहलाते हैं? पॉलीसैकेराइड। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस हो और मैनी क्या बने? मोनोसैकेराइड्स। अभी हम लोग मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे। मैनी मोनोसैकेराइड्स फॉर्म हो तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस पर 2 से लेकर के 10 तक 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस हों, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस हुआ, मैनी मोनोसैकेराइड्स फॉर्म हुए, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा पॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस हुआ और 2 से लेकर के 10 तक 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स फॉर्म हुए, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2 मोनोसैकेराइड्स बन सकते हैं, 3 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2 से लेकर के 10 तक प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जब पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो मेनी मोनोसैकेराइड्स फॉर्म होंगे। पॉलीसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस होने पर मेनी मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। इसका एग्जांपल हमारे पास होता है सेल्यूलोज। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का हाइड्रोलाइसिस होगा तो मेनी ग्लूकोज के यूनिट्स फॉर्म होंगे। इट मींस पॉलीसैकेराइड हुआ सेल्यूलोज। अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की तो इसके हाइड्रोलाइसिस पर 2 मोनोसैकेराइड बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 2 to 10 बन सकते हैं, तो उसे ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। बेटा इसका एग्जांपल हम लोग रख सकते हैं सुक्रोज। सुक्रोज एक ऐसा ओलिगोसैकेराइड है जिसके हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। ओलिगोसैकेराइड में वो है डाइसैकेराइड, क्योंकि उसमें 2 यूनिट हैं। ऐसा डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज के मिलने से फॉर्म हुआ है, उसे बोल रहे हैं हम लोग सुक्रोज। ऐसा डाइसैकेराइड जो 2 मोल ऑफ ग्लूकोज के मिलने से फॉर्म हुआ है, 2 ग्लूकोज के यूनिट मिले हैं, तो उसे बोलते हैं माल्टोज। ऐसा डाइसैकेराइड माल्टोज होता है। ऐसा डाइसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज है, 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज है, it is sucrose. If disaccharide contain 2 unit of glucose, then it will be maltose. But 1 unit of glucose and 1 unit of galactose, then it will be lactose. लैक्टोज में क्या होगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज में क्या होगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जबकि माल्टोज में क्या था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आगे बात करते हैं हम लोग। बेटा एक और क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स। डियर स्टूडेंट्स, मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। बिल्कुल सिंपल है, मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। मोनोसैकेराइड के हाइड्रोलाइसिस पर कुछ बनेगा नहीं, क्यों? वो हाइड्रोलाइज ही नहीं होंगे। बट ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, जिनमें OH ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन्स, लेकिन जिनमें 3 से लेकर के 7 तक कार्बन होते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो कितने होते हैं? 3 to 7। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन होंगे 3 to 7। लेकिन हाँ, 3 कार्बन के इस मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है और कीटोन भी ग्रुप भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें कार्बन तो 3 है लेकिन उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है,
तो उसको बोलेंगे एल्डोट्रायोज। क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोज। ऐसे ही ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन है बट कीटोन ग्रुप है उसे बोलेंगे कीटोट्रायोज। मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनेंगे कि मोनोसेक्राइड्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 3 to 7 होते हैं, बट उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्रायोज, कीटोन ग्रुप है तो कीटोट्रायोज। सिमिलरली 4 कार्बन के लिए एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, 5 कार्बन होने पर एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, 6 कार्बन होने पर एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज शुगर था, अभी देखा, क्योंकि ग्लूकोज में हमारे पास टोटल 6 कार्बन है बट एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि फ्रक्टोज भी 6 कार्बन रख रहा है बट वो कीटोहेक्सोज है। 6 कार्बन होने से हेक्सोज है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोज हैं, बट ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डोहेक्सोज है, और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है इसलिए कीटोहेक्सोज है। आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्म कैसे होता है, कैसे ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे, साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो सभी केमिकल रिएक्शंस जो एल्डिहाइड देते थे वो ग्लूकोज में देखने को मिले। वो सभी रिएक्शंस देखेंगे हम लोग, बट सभी रिएक्शंस तो हमारे इस टॉपिक में नहीं है, बट हम मोस्टली कुछ आपको रिएक्शंस बताएंगे जो ग्लूकोज देगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस को वो देगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं कि अगर हम सुक्रोज, आपको बताया थोड़ी देर पहले, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएं, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज मिलता है प्लस क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज मिलता है प्लस क्या मिलता है? फ्रक्टोज। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म होता है, जबकि अगर आप बताया था थोड़ी देर पहले किसी पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस लाइक सेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज मिलता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको बता रहा हूं कि ग्लूकोज पर अगर आप HI के साथ हीट की कंडीशन रखते हैं तो ग्लूकोज के जो 6 कार्बन हैं वो हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 6 कार्बन, ग्लूकोज के 6 कार्बन की जो चेन थी वो एक लीनियर चेन हेक्सेन में कन्वर्ट हो गई। अगर आप ग्लूकोज पर ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पता होगा कि यहां पर CHO ग्रुप था, लास्ट में CH2OH ग्रुप था। तो जब आप ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर पर, ग्लूकोज पर ब्रोमीन वाटर रखते हैं तो ग्लूकोज का जो CHO पार्ट है वो ऑक्सीडाइज होकर के COOH दे देता है। सभी कार्बन यहां रहते हैं, तो ये जो कंपाउंड है वो कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसी ग्लूकोनिक एसिड का आप फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर इसी ग्लूकोनिक एसिड का आप फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेटा ये जो CH2OH वाला पार्ट है ये भी ऑक्सीडाइज होकर के COOH में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, जब दोनों COOH है तो सैकरिक, एक COOH है ये CH2OH है तो ग्लूकोनिक एसिड। अगर आप ग्लूकोज पर डायरेक्टली कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, एक बार में ही वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता सैकरिक एसिड में। एक बार में ही दोनों मॉलिक्यूल के दोनों ही ग्रुप CHO एंड CH2OH ऑक्सीडाइज हो जाते और बन जाता COOH। कौन सा एसिड? सैकरिक एसिड। बेटा अगर आप ग्लूकोज पर एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, तो ग्लूकोज में जो CHO के अलावा अपने पास अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है CH2OH। ये ग्लूकोज के मैंने जो CHOH थे उनको कंप्रेस करके लिख दिया, तो ये जो CHOH है वो OH वाले पार्ट का जो H है वो हट जाएगा और इनकी जगह पर CH3CO ग्रुप जुड़ जाएगा। मतलब यहां पर
H रिप्लेस होकर के एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा COCH3। ग्लूकोज में यहाँ पर CHOH था, OH रिप्लेस नहीं हुआ है, केवल H रिप्लेस हो गया और COCH3 जुड़ गए 4। ऐसे यहाँ का भी H रिप्लेस होकर के COCH3 जुड़ जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होगा। एक ग्लूकोज की आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई गई, ये ग्लूकोज की कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई गई। ग्लूकोज में ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, बार बार 5 कार्बन है यहाँ पर, बट मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर ग्लूकोज पर आप HCN की रिएक्शन कराते हैं, HCN, तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है वो रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज का एल्डिहाइड वाला पार्ट, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे अभी एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराए थे तो केवल H रिप्लेस हो गए थे, OH वाले पार्ट में रिएक्शन हुई, एसिटाइल ग्रुप वहां जुड़ा, CHO वाले पार्ट पर कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। लेकिन जब आप इस पर HCN की रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते ना ग्लूकोज में ये ग्रुप होता है, इस तरीके से होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो OH यहां पर H आ जाएगा और CN डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा। HO के साथ CN कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। अगर आप इस पर NH2OH, इसे हम लोग हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं, NH2OH की रिएक्शन कराते तो ये ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता। इस रिएक्शन में भी यही पार्ट रिएक्ट करेगा, यही पार्ट रिएक्ट करेगा, ये जो OH वाले पार्ट थे उन पर रिएक्शन नहीं होगी और बेटा ये H2O रिलीज हो जाएगा। ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है जो इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन थी, वही रिएक्शन चल रही है। तो यहाँ पर H2O रिलीज होकर के डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ जाएगा। इस NH2OH को बोल रहे थे हाइड्रोक्सिल एमाइन, और जब ये जुड़ गया तो ग्लूकोज ऑक्सिम फॉर्म होता है, ग्लूकोज ऑक्सिम फॉर्म होता है। बेटा अब हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं एमिनो एसिड्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास सेकंड पार्ट में बात रहेगी अभी प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन एक्चुअली प्रोटीन और पॉलीमर, प्रोटीन पॉलीमर है, एमिनो एसिड के मिलने से बनते हैं एमिनो एसिड्स। जब एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं, एमिनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, दैट इज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का मीनिंग हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास एमिनो ग्रुप भी रहना चाहिए और एमिनो के साथ साथ एसिडिक ग्रुप भी होना चाहिए। ऐसा कंपाउंड ये है एमिनो एसिड, एक्चुअली हैविंग एमिनो एंड एसिड बोथ द ग्रुप। बेटा एमिनो एसिड्स आर नोन एज ज्यूटेरायन। ज्यूटेरायन एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ज्यूटेरायन में क्या होता है। ज्यूटेरायन में इस मॉलिक्यूल के पास दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है। ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज भी कर सकता है और इसमें जो बेसिक पार्ट है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब ये H पॉजिटिव आयन को हटाएगा तो इस पर नेगेटिव साइन आएगा, और जब ये NH2 पार्ट H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये ज्यूटेरायन होगा। एमिनो एसिड एक ज्यूटेरायन है, क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। कार्बोक्सिलिक पार्ट था जो कि अपने H पॉजिटिव को हटा दिया, H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, तो इसको हटाने के बाद बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज आया। एमिनो पार्ट था जिसने H पॉजिटिव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद पहले NH2 था ना बेटा, तो अब क्या हो गया? H पॉजिटिव प्रेजेंट आ गया इस पर, तो NH3 पॉजिटिव हो गया। एमिनो एसिड ज्यूटेरायन होते हैं बेटा। टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 एमिनो एसिड्स एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और 10 एमिनो एसिड्स नॉन एसेंशियल। जो एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जिन्हें हम डाइट के थ्रू लेते हैं, जिन्हें हम फूड सब्सटेंसेस के थ्रू लेते हैं, उन्हें बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। बेटा एक एमिनो एसिड में COOH पार्ट भी होता है और बेसिक पार्ट NH2 पार्ट भी होता है। जब किसी एमिनो एसिड में ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, जितना COOH ग्रुप है उतने ही NH2 ग्रुप हैं, तो ऐसे एमिनो एसिड को न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। लेकिन ऐसा एमिनो एसिड जिसमें COOH पार्ट लार्जर है देन एमिनो ग्रुप,
ऐसे अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं, और जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होते हैं ऐसे अमीनो एसिड को बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड जो थे वो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, किस बेस पर कि वो डाइट के थ्रू ले रहे हैं आप तो इसेंशियल है, अगर बॉडी के अंदर सिंथेसाइज वाले हैं तो नॉन इसेंशियल है। बेटा ये अमीनो एसिड्स मिलकर के ही प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल जब होंगे तो उनमें क्या होगा, COOH एंड NH2 ग्रुप इक्वल होंगे, और जब COOH ग्रुप लार्जर अमाउंट में होंगे कंपेयर में तो फिर वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएंगे, और NH2 ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएंगे। बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए कि अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। इट मींस अमीनो एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन का मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन का मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। जब दो अमीनो एसिड मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक एमाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। देखते हैं कि जैसे आपके पास एक अमीनो एसिड ये रहा, मैंने यहां पर एक और अमीनो एसिड ले लिया, इसमें NH2 को NHH लिख दिया, NH2 को, और C के साथ RHCOOH। तो जब ये आपस में कंबाइंड हो गए तो इसका बेटा OH हट जाएगा और इसका H हट जाएगा, H2O रिलीज हो गया, H2O रिलीज हो गया, और फाइनली यहां से CO चला गया, ये हो गया, तो ये बॉन्ड बन गया CONH, एमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, जबकि जो मोनोसेक्राइड्स मिलकर के पॉलीसेक्राइड्स बना रहे थे तो तब वहां पर उन कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी कराएंगे, आप चिंता ना करें। बस सबसे ज्यादा जरूरी है अपने साथ ईमानदारी, अपने साथ ईमानदारी रखें। अगर आप अपने साथ ईमानदारी नहीं रख सकते तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस पर्सन ने, जिस व्यक्ति ने अपने साथ ईमानदारी कर ली उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कभी और कहीं भी बुरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में, कहीं बुरा नहीं होता। अच्छे लोगों के साथ ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं बुरा नहीं होता है। आप अपने साथ ईमानदारी रखें, और कुछ भी करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक चीज है जो आपको कुछ भी करा सकती है, कुछ भी, आपकी सोच से परे, वो है आपकी जिद। बेटा ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, क्लियर है? आगे समझते हैं। बेटा प्रोटीन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में मिलती है। जब एमिनो एसिड्स लीनियर फॉर्म में मिलते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंडर हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड सीट, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लेटेड सीट आते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली एमिनो एसिड्स के डिफरेंट अरेंजमेंट से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अराइज होता है। प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं। बेटा जब आप प्रोटीन में थोड़े से अमाउंट में एसिड मिला देते हैं, मेरी बात को बड़ा विशेष ध्यान से सुनिए, जब आप प्रोटीन में थोड़े से अमाउंट में एसिड मिला देते हैं या थोड़े से अमाउंट में बेस मिला देते हैं या प्रोटीन को गर्म कर देते हैं तो प्रोटीन के जो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और प्रोटीन एक क्लॉट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है। दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? जब आप क्या करते हैं, प्रोटीन में एसिड, बेस या फिर उसे हीट कर देते हैं तो प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं और प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। बात क्लियर है? अभी मैं आपको कुछ देर और पढ़ाऊंगा, बस 10 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब आपने प्रोटीन में एसिड मिलाया, बेस मिलाया या उसको हीट किया तो प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए?
सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऐसा आपने देखा होगा जब आपने ऑमलेट बनती देखी होगी तो उसमें क्या किया गया, अंडे को फोड़ करके उसका लिक्विड प्रोटीन को जब जैसे तवे पर डाला, उसे गर्म किया तो प्रोटीन क्लॉट के फॉर्म में आ गई। यही डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। आगे हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर इसके आगे विटामिन की। बेटा विटामिन दो टाइप के होते हैं। विटामिन में एक इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन दो टाइप के होते हैं, कि विटामिन आपके बॉडी में अगर कम हो जाए तो डिसीज हो जाती हैं, डेफिशिएंसी डिसीज। विटामिन जो होते हैं वो एक फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बेटा ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, याद ज्यादा करने का है, पढ़ने का भी है थोड़ा सा, तो पढ़िएगा उसे। बहुत अच्छे नोट्स मैंने भेजे हैं, उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट्स के फॉर्म में पढ़े हैं वो नोट्स सफिशिएंट हैं। फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल में अडैक विटामिन होते हैं। अडैक, ये जो अडैक टर्म बोला है मैंने वो आपको याद कराने के लिए बोला है। अडैक जो बोला है वो आपको याद कराने के लिए बोला है कि आप उसे याद कर लें, आपको याद हो जाए। अडैक मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये वाटर सॉल्युबल है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो मुझे रेगुलर डाइट में लेना चाहिए, वो हम लोगों को रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। क्यों? वाटर सॉल्युबल है, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, इसीलिए ये रेगुलरली डाइट में रिक्वायर्ड है। विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है, किस विटामिन का सोर्स क्या है, मतलब किस चीज को आप अपने डाइट में शामिल करें कि वो विटामिन आपकी बॉडी में कम ना हो, आपको मिलता रहे, और अगर वो विटामिन कम हो गया तो कौन सी डिसीज है। इसका एक चार्ट मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है कि विटामिन ए का जो नेम है वो रेटिनॉल होता है, कमी से जीरोथैलेमिया डिसीज होती है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कमी से रिकेट्स हो जाता है, छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऐसे ही विटामिन ई है, विटामिन ई का नाम फाइलोक्विनोन होता है, और विटामिन के टोकोफेरॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से स्कर्वी डिसीज हो जाती है। बी कॉम्प्लेक्स के कुछ डिफरेंट नेम्स है, B1, B2, B6, B12। तो डिफरेंट विटामिन के बारे में क्या याद करना, विटामिन का केमिकल नेम, उसका सोर्स और उसकी कमी से डिसीज। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स। बेटा जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो दो टाइप के हैं हमारे पास, डीएनए, आरएनए। अभी हम इनकी बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंपाउंड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है? मैनी न्यूक्लियोटाइड्स मिले, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हुए, मैनी, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हुए, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। बेटा न्यूक्लियोटाइड्स में दो बातें हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिल जाता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सुगर एंड बेस, नाइट्रोजिनस बेस। बेटा नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं और एक पाइरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। शुगर हमारे पास यहां पर एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है पेंटोज, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन की शुगर पेंटोज होती है।
बताया था आपको मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत 3 कार्बन से 7 कार्बन तक थे, उनमें से 5 कार्बन के सुक्रोज को 5 कार्बन के मोनोसेक्राइड को बोलता पेंटोज। इट मे बी एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज। ठीक है, पेंटोज शुगर, जब पेंटोज शुगर मिलती है और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेस में 2 पार्ट हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, 2 कैटेगरी हैं, एक तो प्यूरिन और एक पायरिडिन। प्यूरिन में आते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन, जबकि पायरिडिन में आते हैं साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, जिसमें एडिनिन ग्वानिन आरएनए डीएनए दोनों में मिलते हैं। साइटोसिन भी आरएनए में मिलता है, डीएनए में भी मिलता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, वहां केवल थाइमीन होता है। आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। तो डीएनए और आरएनए में ये इंटरचेंज होते हैं। डीएनए में थाइमीन मिलता है, आरएनए में यूरेसिल मिलता है। बाद बाकी के तीनों डीएनए में भी मिलते हैं और आरएनए में भी मिलते हैं, लेकिन डीएनए में यहां थाइमीन होता है, यहां यूरेसिल होता है आरएनए में। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात कहूं, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन बट यूरेसिल। थाइमीन में कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन बट थाइमीन, नॉट यूरेसिल। क्लियर है आपको? तो बेटा ये जब मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं, बनते हैं, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिला तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस क्या होगा बेटा? डीएनए में जो पेंटोज शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज। लेकिन आरएनए में जो पेंटोज शुगर होगी वो राइबोज होगी, वो राइबोज शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? आरएनए में कौन सी शुगर होगी? आरएनए में जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज शुगर होगी। अब हम लोग आरएनए की बात करते हैं। इन केस ऑफ आरएनए, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल मिलकर के बनाएंगे राइबोन्यूक्लियोसाइड। जब ये राइबोन्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मिल जाएगा तो बनेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। मैनी मिल जाएंगे तो पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और बनने वाले न्यूक्लिक एसिड का नाम होगा आरएनए। फिर से एक बात को समझते हैं कि आरएनए में क्या रहा? राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इन्होंने मिलकर के बनाया राइबोन्यूक्लियोसाइड, बना फॉस्फेट के मिलने के बाद बना राइबोन्यूक्लियोटाइड। मैनी मिल गए पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, दैट इज आरएनए। लेकिन अगर आप डीएनए फॉर्म करते तो डीएनए में आप कौन सी शुगर लेके चलते? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, साथ में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, क्या बनता? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। क्या बनता? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। फिर बनता डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मैंने मिल जाते पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और बनने वाले न्यूक्लिक एसिड का नाम होता डीएनए। ये सारे डिफरेंस पढ़िए, डीएनए आरएनए के डिफरेंस पढ़िए, और जो नोट्स मैंने भेजे उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी जिद। थैंक यू।